हेलो स्टूडेंट, आज हम द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का प्रवेश होता है। भारतेंदु युग अगर आधुनिक काल का प्रवेश द्वार माना जाए तो द्विवेदी युग उस काल का विस्तृत प्रांगण, जिसको हम आंगन कहते हैं, वो हम मान सकते हैं। द्विवेदी युग का समय सन 1900 से 1920 तक माना गया है। कहीं कहीं 1900 से 1918 है। दोनों ही सन अपनी अपनी जगह सही हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 में संभाला था और सरस्वती पत्रिका के ही माध्यम से उन्होंने काव्य भाषा के रूप में जो ब्रज भाषा खड़ी हुई थी, उसकी जगह उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया और खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाता है। द्विवेदी जी के प्रयास से ही हिंदी साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में एक नूतन आदर्श की प्रतिष्ठा हुई। इस युग में हम हिंदी साहित्य की नवीन परंपराओं का यथेष्ट परमार्जन और विकास देखने को मिलता है। विशेषतः कविता, आलोचना और कथा साहित्य में इस युग में प्रौढ़ता आई है, जो कि हमें इस युग के प्रमुख कवियों के माध्यम से, उनकी काव्य रचनाओं के माध्यम से देखने को मिलती हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सर्वप्रथम आता है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहूत, रामचरित उपाध्याय, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद कुंवर, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी का नाम बड़े आदर्श के साथ लेते हैं। ये सारे कवि द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से आते हैं। अतः इस प्रकार से हम द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है राष्ट्रीयता की भावना। बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। हमें याद होना चाहिए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ये युग जो है वो सारे ही उस समय का, उनकी टाइमिंग ये थी कि उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकता ये थी कि किस तरह से हम गुलामी से आजाद हों और स्वतंत्र देश के रूप में विकसित हों। तो भारतेंदु युग में जो काव्य धारा राष्ट्रीयता के रूप में फल रही थी, जिसका बीज पड़ चुका था, वह द्विवेदी युग में एक संपूर्ण पेड़ बनकर इधर उधर बिखर गई थी। तो द्विवेदी युग के जो कवि थे, जितने भी कवि थे, उनका प्रमुख शब्द क्या था? राष्ट्रीयता की भावना। इस युग में प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रयाण किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग की भावना को विकसित किया। कविवर डॉक्टर शंकर सर्वस्व लिखते हैं, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। वस्तुतः द्विवेदी युग जो था, उन युग के जो कवि थे, उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अतीत के गौरव का गान करते हुए देश की वर्तमान दशा पर उन्होंने दुख प्रकट किया। इस प्रकार की रचनाओं में गुप्त जी की भारत भारती सर्वश्रेष्ठ और सशक्त रचना मानी जाती है। भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 में हुआ था। इस रचना के बाद उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। कितने विश्वास के साथ भारत भारतीकार मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्सर्ग है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन? भारत वर्ष है। देश की हीन दशा,
धैर्य, गंभीर, शौर्य तथा कला कौशल के अभाव पर भी कवियों ने अपना अपना दुख प्रकट किया है। देश की आर्थिक विपन्नता, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ प्रथाओं तथा धार्मिक आडंबरों का द्विवेदी युग के जो कवि थे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बखान किया है। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर उन्होंने निरंतर बल दिया। मातृभूमि की महिमा का गान भी देशभक्ति का अंग है, जिसकी ओर अनेक कवियों ने आग्रह पूर्वक ध्यान दिया है। अब दूसरे नंबर पे आता है सामान्य मानव। सामान्य मानव से तात्पर्य यह है कि इससे पहले जो परवर्ती काल में जो रचनाएं लिखी जाती थी, खासतौर से रीति काल में, पर रीति काल में या आदि काल में जो भी रचनाएं लिखी गई वो जनसाधारण छोटे हम आम लोगों के लिए नहीं लिखी जाती थी। सारे उच्च वर्ग से संबंधित उन्हीं राजाओं के कौशल और उन्हीं का नायिकाओं का नक्शिक वर्णन वगैरह किया जाता था। लेकिन भारतेंदु युग से आते आते द्विवेदी युग में यह सामान्य मानव की जो चिंता है, उनके साथ जो परेशानियां हैं, उनको पूर्ण रूप से विकास हुआ। तो इस युग के जो कवि थे उन्होंने ईश्वर, ईश्वरावतार, राजा, सामंत, योद्धा या फिर अनेक विधाएं जैसे नायिकाओं आदि को ही स्थान मिला था। किंतु आलोच्य काल में इस सामान्य मानव को यह गौरव प्राप्त हुआ। वह कब हुआ? द्विवेदी युग में। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन काव्य में बड़े ही सहज भाव से यहाँ किया जाने लगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी कविता स्वर्गो नरक ठिकाना नाही में एक कल्लू अहित को काव्य का विषय बनाया है। दीनहीन कृषक तथा विधवाओं के दुख का भी बड़ा कारुणिक वर्णन इस काल के कवियों ने किया है। गुप्त जी की किसान, सियाराम शरण गुप्त की अनाथ तथा स्नेही जी की कृषक कृदंतन कृषक जीवन से संबंधित प्रभाव वाली रचनाएं हैं। नाथुराम शर्मा शंकर ने गर्वरंडा रहस्य में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। शिक्षा विहीन नारियों की दुर्दशा हो, इस युग के कवियों ने अपने काव्य में इन सारी बातों का संकेत किया है। वस्तुतः मानव सुलभ सहानुभूति इस प्रकार की कविताओं की प्रमुख प्रेरक भावना रही है। इस भावना से प्रेरित होकर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के प्रति किए गए अन्याय और दुर्व्यवहार का उल्लेख अपनी रचना में इस प्रकार किया है। आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उन पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। इस प्रकार द्विवेदी युगीन काव्य में जनसाधारण को काव्य विषय के रूप में पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ। अब आपका आता है नीति और आदर्श। तो द्विवेदी युगीन काव्य जो था आदर्शवादी और नीतिपरक काव्य था। इतिहास पुराण से गृहीत कथाओं प्रसंगों के आधार पर तथा कुछ कल्पना के आधार पर इस काल में जितने भी कवि थे उन्होंने कथाएं लिखी और जो एक आदर्श चरित्र को लेकर चली और उसमें प्रबंध काव्य की रचना हुई। इन सभी कवियों ने स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव आदि उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी गई। जैसे हरियूत कृत प्रिय प्रवास को आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की संज्ञा से अभिभूत किया गया है। मैथिली शरण गुप्त के साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट वट, गोकुल चंद्र शर्मा का गांधी गौरव, राम नरेश त्रिपाठी कलत मिलन आदि आदर्शवादी रचनाएं ही हैं। अनेक लघु पद्य कथाएं भी इस उद्देश्य से लिखी गई जो समय समय पर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आख्यान कृतियों के अतिरिक्त इस काल में नीति परक एवं उपदेश प्रधान कविताओं की भी पुष्कल परिणाम में रचना की गई। इस प्रकार के पद्य लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूत, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय आदि का प्रमुख रूप से स्थान है। इस काल के कवियों ने प्रेम के भी आदर्श स्वरूप को ग्रहण किया है। प्रिय प्रवास, साकेत या मिलन आदि में उसका उदात्त स्वरूप हमें देखने को मिलता है। राधा संपूर्ण विश्व में कृष्ण की क्रांति के दर्शन कर विश्व प्रेमिका और विश्व सेविका बन जाती है। वहीं
जो मैथिली शरण गुप्त की उर्मिला है, वह उर्मिला अपने मन को प्रिय पद का विद्ध बनने से रोकती है। प्रेम जीवन की अद्भुत शक्ति है तथा उसके बिना जीवन का निस्तार नहीं है। रामनरेश त्रिपाठी ने के शब्दों में वो लिखते हैं, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। तो इस प्रकार द्विवेदी युग में नीति और आदर्श के साथ साथ प्रेम के उच्च स्वरूप का भी चित्रण हुआ है। अब आता है इसमें वर्ण विषय का विस्तार। मतलब द्विवेदी युग में बहुत सारे वर्ण, कई तरह के वर्णों को लिया गया जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि इन पे भी कविताएं बन सकती हैं, और इसका विस्तार हमें द्विवेदी युग में बखूबी देखने को मिलता है। द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ है। इसमें अपार वैविध्य और व्यापकता आई है। नायिका भेद को छोड़कर सभी चिर परिचित उपादान तो इसमें हमें देखने को मिलते ही हैं, और नूतन विषयों को भी लेकर यहाँ पे लेखक कवियों ने काव्य रचनाएं की हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं एक जगह कहा है, कवि कर्तव्य निबंध में उन्होंने लिखा है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्व, सभी पर कविता हो सकती है। इसका परिणाम जीवन और जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कविता के विषय बनने योग्य हैं। अनेक छोटे छोटे साधारण विषयों पर कविताएं लिखी गईं। वस्तुतः इस युग में जो कविताएं लिखी गई वह छोटी छोटी थी, और उन्होंने बहुत सारे शब्दों को लिया, जैसे परोपकार, मुरली, कृषक, सत्य, लड़कपन, ईर्ष्या, निंदा, पुस्तक प्रेम, हिंदी साहित्य सम्मेलन, मेहंदी, मनोव्यथा, कामना, ग्राम गौरव, सज्जनों का स्वभाव आदि ऐसे बहुत सारे विषय थे जो इस काल के कवियों ने अपने काव्य रचना का आधार बनाया। इसका तात्पर्य यह है कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिधर इन कवियों की दृष्टि नहीं गई हो। कहने से हमारा मतलब ये है कि द्विवेदी युग के जो कवि थे उन्होंने छोटे छोटे शब्दों, छोटी छोटी चीजों को भी अपने काव्य रचना में स्थान दिया। प्रगति। अब आपका आता है हास्य व्यंग्य की व्यंग परक काव्य रचनाएं। तो भारतेंदु युग जैसी जिंदादिली, चुहलबाजी और फक्कड़पन इस युग में हमें देखने को नहीं मिलता है। इस युग में समान हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताएं का प्राचुर्य द्विवेदी युग में नहीं हुआ है। इस दिशा में जितना भी कुछ लिखा गया है वह द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप अपेक्षाकृत संयत और मर्यादित है। हास्य और व्यंग्य के विषय में राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियों, धर्मावर आडंबर, लकीर की फकीर, विदेशीयता का अंधानुकरण, फैशन परिस्थिति, व्यभिचारी आदि ऐसी चीजों को लिया गया है जो हास्य के विषय बने गए हैं, लेकिन उस पे भी हास्य उन्होंने क्या मर्यादित तथा संयमित रूप से किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने असरग नरक ठिकाना नाई में कल्लू अहद के माध्यम से गांव को छोड़कर जो लोग शहर में बस जाते हैं और विदेशी सभ्यता को अपना लेते हैं, उन लोगों की हास्यास्पद स्थिति का चित्रण किया है। वहीं बाल मुकुंद गुप्त इस युग के बड़े सशक्त व्यंग्यकार के रूप में हैं। उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग्य और हास्य का प्रमुख आलम्बन बनाया है। एक बार कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कहा था, उसी को लक्ष्य करके बाल मुकुंद गुप्त जी ने उन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने लिखा है, हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, यही पक्का सच्चापन है, सच कहना तो कच्चापन है।
इसी प्रकार नाथूराम शंकर शर्मा ने भी द्विवेदी युग के एक विशिष्ट व्यंग्यकार हैं। उन्होंने गर्भरंडा रहस्य के में अपनी सुप्रसिद्ध कविता जो गर्भरंडा रहस्य है उसमें गर्भ में ही विधवा हो जाने वाली बालिकाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश किया है। मतलब गर्भ में विधवा होने वाली बालिकाओं के माध्यम से, मतलब उस समय बालिका विवाह इतना था कि छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो उन्होंने ये इस कुरीतियों का विरोध किया, यहाँ तक कि ये बता दिया कि गर्भ में ही जब तक लड़कियां पैदा नहीं होती उसी समय उनकी शादी कर दी जाती है और वो क्या है, विधवा हो जाती है और वहीं की वहीं सती प्रथा जो चल रही थी उसका अंग बन जाती है। तो इसके ऊपर उन्होंने घोर व्यंग्य किया है। एक और तो ये सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों एवं बाह्य आडंबरों पर फप्तियां करते हैं तथा दूसरी ओर अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को जो लोगों ने तिलांजलि दे दी थी और जो पश्चात सभ्यता का अनुसरण करने लगे थे उनके ऊपर भी व्यंग्य रचनाएं लिखते हैं। इस प्रकार द्विवेदी युग में हास्य व्यंग्य रचना करने वाले कवियों में ईश्वरी प्रसाद तथा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। मैथिली शरण गुप्त ने भी कहीं कहीं शिष्ट एवं संयत हास्य व्यंग्य अपने काव्य में परिलक्षित किया है। अब आपका आता है सभी काव्य रूपों का प्रयोग। द्विवेदी काल में काव्य क्षेत्र में प्रचलित प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, प्रभूति सभी काव्य रूपों की रचनाएं हुई हैं। कथासित काव्य रचनाएं भी कवियों ने की है जो अधिक सुगम है, जैसे प्रिय प्रभास, साकेत, रामचरित, चिंतामणि, महाकाव्यों का प्रयाण इसी युग में हुआ। हिंदी के अनेक श्रेष्ठ खंड काव्य भी इसी काल में लिखे गए, जिनमें मैथिली शरण गुप्त का रंग में भंग, जयदत्त वध, किसान प्रसाद जी का प्रेम पथिक, सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन, रुक्मणी संदेश, विकटवध, वीर पंचतंत्र आदि काव्यों को हम देखते हैं। मुक्तक रचनाओं की ओर भी इस युग के कवि प्रवृत्त हुए हैं। उन्होंने छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्यों की रचनाएं की हैं। रत्नाकर ने प्रबंध मुक्तक उद्धव शतक की रचना की। इसमें प्रबंध का पूर्वापर संबंध भी है तथा प्रत्येक पद मुक्तक के समान स्वतंत्र है, मतलब पद में है लेकिन वो जितने भी पद हैं वो अपने आप में मुक्तक के रूप में स्वतंत्र हैं। द्विवेदी युग में प्रतीकों का भी प्रयाण हुआ, लेकिन इस विधा का वास्तविक विकास द्विवेदी युग के बाद ही हुआ है, किंतु इस युग के कवियों ने भी इसे अपना काव्य का विषय अपनाया है। इस क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुटधर पांडे तथा माखनलाल चतुर्वेदी का नाम हम उल्लेखनीय रूप से ले सकते हैं। अब आपका आता है इस काल में इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से आती है इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग की अधिकांश कविता श्रृंगार रस से मुक्त थी। भारतेंदु काल में रीतिकालीन श्रृंगार परंपरा फिर भी कहीं न कहीं किसी रूप में चली आ रही थी, किंतु द्विवेदी युग तक आते आते श्रृंगार की भावना की परंपरा पूर्णतः बंद हो गई थी। द्विवेदी जी की आदर्शवादिता, सात्विकता और संयत के प्रभाव के साथ साथ आर्य समाज तथा दूसरी संस्थाओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप श्रृंगार रस की अश्लीलता और उच्छृंखलता के रूप को समझकर कविता क्षेत्र से उसका बहिष्कार कर दिया था। इससे कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति ने चोट पकड़ लिया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि द्विवेदी युग में जो द्विवेदी जी थे उन्होंने कहा कि कविताओं में श्रृंगार और प्रेम का अश्लील चित्रण वगैरह होता है। यहाँ तक कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की रचना जूही की कली सरस्वती पत्रिका में ये कहने से मना कर दिया था कि इसमें अश्लीलता है और उन्होंने उसमें छापी नहीं थी। तो जहाँ श्रृंगार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उस प्रवृत्ति में उस काल में इतिवृत्तात्मकता पैदा होगी और जिसके कारण इस युग की जो कविताएं हैं वो कहीं कहीं नीरस सी दिखाई देती हैं। द्विवेदी जी के सामने दो शैलियां थी, एक तो बंगाल की कोमलकांड पदावली और दूसरी मराठी का वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक शैली। उन्होंने दूसरी शैली को अपनाया क्योंकि वह उनके मन के अधिक अनुकूल थी और साथ ही वह नैतिकता के प्रचार तथा आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त भी थी। नाना पौराणिक वर्ण प्रधान शैली को गद्यात्मकता में उपन्यास के रूप में लिया गया।
इससे कविता में शुष्कता और नीरसता आ गई और उसमें अनुभूति से अधिक गहराई ना आ पाई। भारतेंदु काल में इतिवृत्तात्मकता की जिस प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ था वह द्विवेदी युग में खूब फली फूली और आगे चलकर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। मतलब आगे चलकर द्विवेदी युग की जो प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता थी उसी के कारण छायावादी युग काव्य का प्रणयन हुआ। अब आपका आता है प्रकृति चित्रण। तो भारतेंदु युग में कविता में प्रकृति चित्रण पुरानी बंदी बंधाई परंपरा के आधार पर हो रहा था। वस्तुतः भारतेंदु युग के कवि का मन मानव के बाह्य व्यापारों के वर्णन में अधिक रमा था, प्रकृति के मनोरम रूप की ओर कम गया था। किंतु द्विवेदी युग के जो कवि थे उनका ध्यान प्रकृति के यथातथ वर्णन की ओर अधिक गया। इस काल के अनेक कवियों की दृष्टि प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर गई और प्रकृति इस समय कविता का वर्ण विषय बन गई। इसी दशा में श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्रीधर पाठक ने कश्मीर और देहरादून की सुषमा का वर्णन करते हुए लिखा है, प्रकृति जहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती वे क्षणिक छवि छिन्न छिन्न धारती। श्रीधर पाठक ने प्रकृति के संवेदनात्मक और चित्रात्मक दोनों ही रूपों का चित्रण अपने काव्य के माध्यम से किया है। इस समय के अधिकतर कवि प्रकृति के ऊपरी रूप की झलक मात्र से संतुष्ट थे। उन्होंने प्रकृति की अंतरात्मा तक पहुंचने का बहुत कम प्रयत्न किया। अब आता है बौद्धिकता की प्रधानता। तो इस युग का कवि और उसका काव्य दोनों पाश्चात्य संस्कृति के बौद्धिकतावाद से अत्यंत प्रभावित है। प्रस्तुत युग में कवि को हिंदू जागरण के लिए भारत के अतीत गौरव और सांस्कृतिक उच्चता का प्रतिष्ठापन करना अवश्य था, क्योंकि इसके बिना अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी सभ्यता के रंग में अंधवत बहने वाली भारतीयों के मन की हीनता की भावना का निराकरण संभव नहीं था। अतः इस युग के कवि ने अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की बौद्धिक व्याख्या की। गुप्त के राम जो अवतारी राम न होकर आदर्श मानव हैं, जो कि कोई दिव्य संदेश नहीं लाए हैं, बल्कि अपने निज कर्मों से ही इस धरती को स्वर्ग बनाने आए हैं। हरिओद की जो राधा है, प्रवास की राधा है, वह सूरदास की राधा से है, सूरदास की राधा, लेकिन वो सूरदास की राधा से अलग है। वो प्रेम और भावुकता में नहीं पड़ती है। वह क्या है, एक आदर्श समाज सुधारक तथा नेता के रूप में उभरती है। इस प्रकार इन कवियों ने राम और कृष्ण की कथा में कई नवीन तथ्यों का समावेश किया, जिसका लक्ष्य एकमात्र देश के हितैषियों की देशोन्नति का मार्ग प्रशस्त करना था। कवि की इस मनोगति का रहस्य तत्कालीन परिस्थितियों में निहित है। आर्य समाज के प्रभाव के फलस्वरूप उस समय हिंदुओं के हृदय में अपनी उच्चता का भाव दृढ़ हो रहा था। साथ साथ अपनी निजी संस्कृति का गौरव का एहसास भी हमें देश के लोगों को कराना था। उन्होंने प्राचीन बुद्धि सम्मत व्याख्या करके आधुनिकता को आदर्श बनाना चाहा, क्योंकि बुद्धिवाद अरुचिकर जिज्ञासाओं से बचाता है और मानव को अव्यवस्थाकारी तत्वों से बचाकर सुव्यवस्थित बनाए रखने का प्रयत्न करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्विवेदी युग के जो कवि थे, उन्होंने हमारे जो नायक, हमारे जो ईश्वर थे, उनको अपनी बौद्धिकता के आधार पर, अपने तर्कों के आधार पर आधुनिक समाज में फिट किया और लोगों को अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, अपनी प्राचीन रक्षा, अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। अब आपका आता है देश का अतीत गौरव और संस्कृति। तो द्विवेदी युग के कविता में हम लोक सेवा, विश्व बंधुत्व, लोक रक्षा, कर्तव्य, त्याग, नेतृत्व, संघर्षक आदि अनेक भावनाएं हमें देखने को खूब मिलती हैं। उन्होंने भारत के अतीत के गौरव की रक्षा की है। इस प्रकार इस युग के कवि ने अपने अतीत, राम और कृष्ण आदि की कथाओं में विभिन्न नवीन तथ्यों का समावेश करके उनकी बुद्धि सम्मत व्याख्या की है। कवि ने अतीत के गौरव का स्मरण दिलाकर वर्तमान के निर्माण का उत्साह भरना चाहा है। इस युग के कवि ने अतीत के दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान और समृद्धि का विशेष गान किया, जिससे जो लोग हमारी संस्कृति सभ्यता को भूल गए हैं, वह दोबारा से उसको अपनाएं। इसलिए इस काव्य की इन प्रवृत्तियों
को प्रतिबिंबित करते हुए भी उनके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि कुछ कवि समय के साथ साथ आगे भी बढ़े हैं। उन्होंने देश के गौरव और संस्कृति को भी अपनाया है और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया है। अब आपका आता है अनुवादकार। तो इस काल में ऐसा नहीं कि कभी स्वयं की ही रचित रचनाएं लिख रहे थे, वो कुछ अनुवादकार भी विदेशों जो पाश्चात्य बांग्ला और भाषाएं थी वहां से भी ले रहे थे, क्योंकि जब तक की सभ्यता का आदान प्रदान नहीं होता है तो तब तक हम उस चीज को समझ नहीं पाते। तो द्विवेदी युग में जो अनुवाद के जो कार्य हुए हैं, उन्होंने हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे लोगों को बहुत कुछ दिया है। इस काल में देसी तथा विदेशी भाषाओं के साहित्य की कविताओं का खड़ी बोली में अनुवाद हुआ। आचार्य द्विवेदी का उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाना था, अतः उन्होंने अनुवादकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। द्विवेदी युग के सामने बंगाल की कोमलकांत पदावली भी थी, मराठी की वर्ण प्रधान पदावली भी थी, इतिवृत्तात्मक शैली भी थी। द्विवेदी युग ने हिंदी कविता के लिए दूसरों को अपनाया, क्योंकि यह उनके मन के अनुकूल जान पड़ी थी। उस काल के अन्य कवियों ने भी कविता में इसी शैली का निर्वाह किया। बंगाल भाषा के साहित्य की उन्होंने भाव सामग्री को उक्त शैली में अनुदित किया। मैथिली चंद्रगुप्त ने माइकेल मधुसूदन दत्त के 2 काव्य मेघनाद वध और विरहिणी वज्रांगना का सुंदर अनुवाद किया। उन्होंने नवीन चंद्र सेन के प्लासी का युद्ध का भी सफल अनुवाद किया। सियाराम शरण गुप्त आदि कई कवियों की कविताओं में हम रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस काल में अंग्रेजी साहित्य की कविताओं के अनुवाद की परंपरा भी खूब चली। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का एकांतवासी योगी, ट्रेवलर का शांत पथिक, डेजर्ट विलेज का उजड़ ग्राम के रूप में सुंदर अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त शेक्सपियर, लॉन्गफेलो, वायन और ग्रे की अनेक कविताओं का अनुवाद हिंदी में खड़ी बोली में हुआ। सच यह है कि इस काल में यह अनुवादकार हिंदी साहित्य के पद और गद्य दोनों क्षेत्रों में बराबर चलता रहा। इससे हिंदी साहित्य के व्रत में और सफलता प्राप्त हुई। अब आपका आता है भाषा परिवर्तन। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी एकमात्र ऐसे कवि हैं, उन्होंने खड़ी बोली को काव्य के विषय बनाने में महत्वपूर्ण उनका स्थान है। द्विवेदी युग से पहले अधिकतर काव्य जो है ब्रजभाषा में हो रहे थे, लेकिन द्विवेदी युग में आते आते यह काव्य खड़ी बोली काव्य का विषय बन गई। आज खड़ी बोली के भाषा सौंदर्य, मार्दव्य, अभिव्यंजना क्षमता के दर्शन के पश्चात उसकी काव्योक्तता विवादप्रस्त नहीं रही है, किंतु द्विवेदी काल से पूर्व ऐसी बात नहीं थी। जॉर्ज ग्रीशियन जैसे विद्वानों ने भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवि तथा बाद में रत्नाकर सरीखे कवि मनीषी खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे थे। द्विवेदी युग में काव्य ने इस शंका का निर्मूलन किया। यद्यपि आरंभ में खड़ी बोली काव्य नीरस तुकबंदी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लगता था, किंतु धीरे धीरे उसमें निखार आया। जयद्रथ वध की प्रसिद्धि ने ब्रजभाषा के मुंह का बंद कर दिया। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय भारती सिद्ध हुई। वस्तुतः द्विवेदी युग काव्य का विषय इस बात का इतिहास है कि खड़ी बोली अपरिपक्वता, अव्यवस्था, अमानव से किस भांति परिपक्वता व्यवस्था तक पहुंची है। इसके अतिरिक्त इस युग की भाषा आचार्य द्विवेदी के आदर्शानुसार सुबोध, शुद्ध और रसानुभूति है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस समय जो खड़ी बोली कविता की शैली का जो हम प्रयोग करते हैं वो सब उसका अथक प्रयास महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही कारण हुआ कि द्विवेदी युग में ही हुआ कि खड़ी बोली एक साहित्यिक भाषा के रूप में हमारे सामने आई। अब है छंद वैविध्य। इस काल में वर्ण विषय के समान ही छंद के क्षेत्र में भी अद्भुत वैविध्य मिलता है। दोहा, कवित्त, सवैया के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रहे, वरन हमने रोला, छप्पय, कुंडलिया, सार, सरसी, गीतिका, हरि गीतिका, ताटक, लावनी, वीर आदि छंद में भी कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है।
हिंदी के ही नहीं, संस्कृत के वर्ण छंदों और उर्दू के बाह्य छंदों को भी हमने अपनाया है। गुप्त जी हूँ, चाहे हरिहोत जी हूँ, तथा शंकर के छंदों का प्रयोग भी हमें अद्भुत कौशल का परिचय देता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छंद के विशेषीकरण का भी परामर्श दिया था। परिणाम स्वरूप गुप्त जी ने हरिगीतिका छंद, हरिओद ने वार्णिक छंदों तथा उर्दू शैली के चौपदों, शंकर ने कवित्वपूर्ण कुंडलियों, गोपाल सरन सिंह ने कवित्व सवैया तथा गया प्रसाद शुक्ल सनेही और भगवान दीन जी ने उर्दू भाय के वैशिष्ट अधिक प्राप्त किए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस काल में छंद सौंदर्य की दृष्टि से अभिवृद्धि का कार्य अपने अगले युग से अधिक किया और छंदों की दृष्टि से यह काल एक अद्भुत शैली को हमारे सामने लाया है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़वादिता से पृथक करने में द्विवेदी युग का विशेष योगदान है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया इस युग में, तथा गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरण सम्मत बनाया गया। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति, रूढ़वादिता से स्वच्छंदवादिता की ओर ले जाने का कार्य द्विवेदी युग के कवियों ने प्रमुख रूप से किया। द्विवेदी युग की महती उपलब्धि यह है कि मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य, ब्रजभाषा के सुकवि पार्थ जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक इस युग की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति मानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है।